जिस तरह एक एथलीट मैदान गरमाने से पहले अपना लहू गरमाता है, हल्की फुल्की चंद एक्सरसाइजेज करता है, देन गेमिंग स्टार्ट करता है, तो इसी तरह हैंड राइटिंग को बेहतर करने के लिए हैंड वार्म अप की ये छोटी सी एक्सरसाइज है। जस्ट 1 मिनट भी नहीं लगेगा। क्या आपकी हैंड राइटिंग ऐसी है कि आपके सिवा कोई नहीं समझ सकता? क्या बहुत ज़्यादा पढ़ने के बावजूद आपके मार्क्स कम आते हैं? क्या आप स्लो राइटर हैं और फास्ट में सही परफॉर्म नहीं कर पाते? लिखते वक्त बहुत जल्द थक जाते हैं और आपकी हैंड राइटिंग एक जैसी नहीं बनती? तो अब आपको घबराने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं लाया हूँ इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही आसान टेक्निक्स और टिप्स जो साइंटिफिकली प्रूवन हैं कि बहुत अच्छी हैं, और इनको फॉलो करके आप बहुत ही कम वक्त में अपनी हैंड राइटिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन। टिप नंबर 1, सिट कंफर्टेबली। लिखते वक्त सिट कंफर्टेबली, बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठें। आप हैंड राइटिंग को सबसे ज़्यादा जो चीज़ इफ़ेक्ट करती है वो है आपके बैठने की पोजीशन, आपका सिटिंग पोस्चर। आपकी हैंड राइटिंग कैसी बनेगी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप लिखते वक्त किस तरह बैठते हैं। बिल्कुल सीधी कमर के साथ कंफर्टेबल होकर बैठें। बॉडी के किसी भी पार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर देकर ना बैठें, इससे आपकी हैंड राइटिंग ख़राब हो जाएगी। बॉडी के किसी भी पार्ट को झुकाव देकर ना बैठें, इससे आप बहुत जल्द थक जाएंगे। टिप नंबर 2, मेंटेन रिलैक्स्ड ग्रिप। आपके पेन को पकड़ने का तरीका कैसा होना चाहिए कि आपकी हैंड राइटिंग सही बने? सबसे बेस्ट और प्रेफर्ड मेथड जो है इसमें है ट्राइपॉड ग्रिप। इसमें पेन या पेंसिल को थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में पकड़ा जाता है और मिडल फिंगर के ऊपर ठहराया जाता है। इन दो फिंगर्स को इनकी सपोर्ट में रखा जाता है। तो इस तरह लिखते वक्त ये दो फिंगर्स बिल्कुल कंपास की तरह काम करेंगी और रूलर की तरह काम करेंगी। एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ कंट्रोल्ड वे में आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड बनेगी। लिखते वक्त पेन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर ना लिखें, इससे इंक इवनली लेटर्स पर नहीं लगेगी और लेटर्स के सिरे इस तरह मोटे हो जाएंगे, पेन स्मजिंग करेगा, आपका हाथ बहुत जल्द दर्द करने लग जाएगा और राइटिंग जो है पेज के दूसरी तरफ उभर कर आएगी, इससे राइटिंग ख़राब लगेगी। पेन को ज़्यादा डिस्टेंस से ना पकड़ें, इससे पेन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और बहुत करीब से ना पकड़ें कि आपका राइटिंग एरिया जो है वो छुप जाए, आपको पता ही ना चले कि क्या लिख रहे हैं। राइटिंग साथ साथ दिखती रहे तो आपका विजन सही बनता है, आपकी ग्रिप सही बनती है, आप सही लिख पाते हैं। और पेन के ऊपर ऐसा लाइट प्रेशर भी ना डालें, हल्का प्रेशर भी ना डालें कि इंक जो है लाइट लगे और आपकी हैंड राइटिंग है क्लियर नज़र ना आ सके। बिल्कुल मॉडरेट प्रेशर के साथ लिखें। मोस्टली पेन के ऊपर यहाँ पर ग्रिप बनी होती है और ऐसा पेन बिल्कुल ना खरीदें, बिल्कुल ख़राब कर देगा, जिसकी ये जो सरफेस है स्लिपरी होती है। जिस पेन की ग्रिप अच्छी हो, लिखते वक्त आप कंफर्टेबल फील करें, ऐसा पेन आप खरीदें। लिखते वक्त हाथ को एक जगह जमा कर ना लिखें। अगर आप हाथ को एक जगह जमा कर लिखेंगे तो इस तरह आपकी हैंड राइटिंग टेढ़ी हो जाएगी और छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये आउट ऑफ विजन हो जाता है। आपका हैंड बहुत जल्द दर्द करने लग जाएगा, हैंड राइटिंग भी ख़राब हो जाएगी। साथ साथ हाथ को भी चलाते रहें, जैसे लिख रहे हैं आप साथ साथ हाथ को भी चलाते रहें। नंबर 3, पेपर पोजीशन। लिखते वक्त पेपर की पोजीशन कैसी होनी चाहिए कि आपकी हैंड राइटिंग सही बने? जिस तरह लिखते वक्त हमारी ये एल्बो का ये जो एंगल है ये 40 से 45 के दरमियान होता है और पेन पकड़ने का ये जो एंगल है 40 से 45 के दरमियान होता है। तो इसी तरह पेपर का एंगल भी आपको थोड़ा सा पेपर को टिल्ट करके रखना होगा, थोड़ा सा स्लैंट रखना होगा, इससे आपकी ग्रिप अच्छी बनेगी, ओरिएंटेशन अच्छा बनेगा, आपका विजन अच्छा बनेगा, लिखते वक्त थकेंगे नहीं, हैंड राइटिंग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बनेगी। आप घंटों लिखते रहें, बिल्कुल थकेंगे नहीं।
इस तरह अपनी कंफर्टेबल पोजीशन के साथ अपने कन्वीनियंस के मुताबिक पेपर को एक दफ़ा एडजस्ट करके ऊपर वाला कॉर्नर इसका फोल्ड कर लें और इसको इधर वाला कॉर्नर फोल्ड कर लें, इसको इसके ऊपर वाले एज के बराबर कर लें, बेंच के या डेस्क के या टेबल के ऊपर इसको बराबर कर लें और पेपर का एंगल अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करके एक हैंड इसके ऊपर रख लें और दूसरे हैंड से लिखते रहें। ये हैंड जो है इस हैंड का हेल्पर है, इस पेपर को आगे पीछे आपके विजन के सामने लाने के लिए हेल्प करेगा। आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल सुंदर बनेगी। नंबर 4 है वार्म अप योर हैंड। जिस तरह एक एथलीट मैदान गरमाने से पहले अपना लहू गरमाता है, हल्की फुल्की चंद एक्सरसाइजेज करता है, देन गेमिंग स्टार्ट करता है, तो इसी तरह हैंड राइटिंग को बेहतर करने के लिए हैंड वार्म अप की ये छोटी सी एक्सरसाइज है। जस्ट 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आप अगर एग्ज़ाम में पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं या एकेडमिक एनवायरनमेंट में नोट्स बनाने वाले हैं या रैंडमली डेली रूटीन में आप कुछ लिखने वाले हैं, उससे पहले अगर आप ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, आपकी हैंड राइटिंग 10 फोल्ड बढ़ जाएगी। 10 टाइम आपकी हैंड राइटिंग की क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। आप इसे ट्राई करके देखें। मैंने इसे बहुत इफ़ेक्टिव पाया है और साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि आपकी मेंटल और फिज़िकल दोनों एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करती है। इसमें आपको क्या करना है, लिखने से थोड़ी देर पहले 2-3 मिनट तो वैसे आपके पास टाइम होता ही है, अपनी फिस्ट को, मुट्ठी को टाइटली बंद करके खोलना है। जस्ट 10-12 सेकेंड इसे बंद करें, फिर खोलें, बंद करें, खोलें। वो अपने रिस्ट को राउंड में, रोल में ऐसे घुमाना है। इससे क्या होगा, आपका ये राइटिंग टूल है, आपका ये जो हैंड है, इसके ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा। आपकी हैंड की अकड़न जकड़न सारी ख़त्म हो जाएगी। लिखते वक्त हाथ दर्द नहीं करेगा। इतना ही नहीं, इससे आपकी मसल मेमोरी एक्टिव होगी, आपकी ब्रेन पावर बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी। आप ट्राई करके देखें। एक पैराग्राफ वैसे लिखें, एक ये एक्सरसाइज करके लिखें। आप हैरान होंगे, ड्रामेटिक प्रोग्रेस देखकर हैरान होंगे, अपनी राइटिंग की क्वालिटी देखकर हैरान होंगे, इतना बड़ा डिफरेंस देखकर हैरान होंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ये बेसिक ड्रिल्स हैं, बेसिक ये शेप्स हैं। इन्हीं शेप्स के ज़रिए, इन्हीं शेप्स के कॉम्बिनेशन से आपके खूबसूरत ये लेटर्स बनते हैं। इन्हीं लेटर से फिर हैंड राइटिंग बनती है। अगर आप 1 या 2 मिनट इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये सर्कल क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये सर्कल्स 10-12 सर्कल्स ऐसे बना लें। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सेमी सर्कल्स, ओवल्स, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारे खूबसूरत लेटर्स बनते हैं। ये स्ट्रोक्स, सीधे स्ट्रोक्स, तिरछे स्ट्रोक्स, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आप पेपर अटेम्प्ट करने से पहले ये कर सकते हैं। इससे क्या कर रहे हैं, आप अपने हाथ को इस पैटर्न पे डाल रहे हैं, ये आपके ब्रेन में जाके फीड हो रहा है। तो इन्हीं स्ट्रोक्स को मिलाने से ये असल में लेटर्स के ही बॉडी पार्ट हैं। जिस तरह ये ए है, क्यू है, पी है, जी है, ये सी भी इसी का पार्ट है। इस तरह ई भी इसी का ही पार्ट है। फिर ओ है। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारे खूबसूरत लेटर बनते हैं। अगर शुरू में आप अपने हाथ में ये, अपने ब्रेन में ये, मसल मेमोरी में ये फीड कर लेते हैं, तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी बनने वाली है। जिस तरह ये इस स्ट्रोक से ए भी बनता है, डब्ल्यू भी बनता है और एम भी बनता है, एन भी बनता है। ये इतना ही नहीं, ये हर तरह की हैंड राइटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, हर तरह की डिज़ाइनिंग के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। इनकी प्रैक्टिस करके देखें और अमेजिंग रिज़ल्ट पाएंगे आप। नंबर 5 है मेंटेन स्पेसिंग एंड साइजिंग। जिस तरह बिखरी हुई चीज़ें, उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ सामान बहुत ही ख़राब और गंदा लगता है। अगर उन्हीं चीज़ों को
एक मुनासिब सलीके से ग्रुप बंदी में, दर्जा बंदी में, लाइन बंदी में रख दिया जाए तो वही सामान, वही चीज़ें बहुत ही क्लियर और ख़ूबसूरत नज़र आने लगती हैं। इसी तरह अगर आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी ख़राब भी है, थोड़ी सी गंदी भी है, तो कोई मसला नहीं, आपको इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगने वाली। आप सिर्फ स्पेसिंग और साइजिंग को कंट्रोल कर लेते हैं, इनको वेल असम्बल्ड कर लेते हैं, इनमें मुनासिब दूरी बना लेते हैं, तो आपकी हैंड राइटिंग क्लियर और ख़ूबसूरत नज़र आने वाली है। आपकी हैंड राइटिंग वही हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आपके कॉन्सेप्ट जितने भी क्लियर हों, लेकिन पेपर पर आप उसको क्लियर नहीं दिखा पाते तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते एग्ज़ाम में। प्रेपरेशन जितनी भी अच्छी हो लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो तो सारी मेहनत बेकार जाती है। कंटेंट जितना भी अच्छा हो लेकिन हैंड राइटिंग ही ख़राब हो तो पेपर चेक करने वाले का सारा मूड ही ख़राब हो जाता है। वो नेगेटिव होकर आपका पेपर चेक करता है, फिर आपकी छोटी छोटी गलतियां पकड़ता है, जहां से आपने स्पेसिंग और साइजिंग को डिस्टर्ब किया है, जहां से आपने इनकी ओवरलैपिंग की है, जहां से आपने कटिंग की है। तो आपको ओवर राइटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ टू दी पॉइंट आपने लिखना है, खूबसूरत लिखना है, इजी टू अंडरस्टैंड लिखना है। एग्ज़ामिनर के लिए आप जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्रिएट करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अपने खूबसूरत ज्ञान को, अपने खूबसूरत नॉलेज को खूबसूरत वे में प्रेजेंट करना सीखें। तरह साइजिंग है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में बनाया है, मुनासिब और ठीक तनासुब में रखा है। जिस तरह हमारे बॉडी पार्ट का हर हिस्सा एक मुनासिब तनासुब में रखा है, ठीक तनासुब में रखा है, इसी तरह इन बेचारे लेटर्स के भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, इन पर भी रहम करें, इनका भी तनासिब होता है। जिस तरह ये ए का ये बॉडी पार्ट है, ये बी है, इसका बॉडी पार्ट है, ये इसका रूल है कि ये इसके डिसेंडर से, इसके ये नीचे वाले ये डंडे से ये साइज़ में हाफ होना चाहिए। अगर आप इसको बड़ा कर देते हैं, इसके ये बेली को बड़ा कर देते हैं और इस टांग को छोटा कर देते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। इसका तनासुब बिगड़ने से इसकी खूबसूरती बिगड़ जाती है। जिस तरह अगर हमारे कान हाथी वाले होते तो कितने बुरे लगते, या हमारी टांगें खरगोश की होती तो कैसी लगती। नंबर 6 है स्लो स्टार्ट। लिखते वक्त हमेशा स्लो स्टार्ट लें, शुरू में रैबिट जंपिंग ना करें, शुरू में ही चौथा गियर ना लगा दें। बिल्कुल वर्ड फॉर्मेशन पर ध्यान देते हुए, लेटर्स की वर्ड्स की स्पेसिंग पे ध्यान देते हुए, लेटर्स की खूबसूरती पे ध्यान देते हुए आप फुली कॉन्शियस होकर, फुली अवेयरनेस के साथ शुरू के 3-4 मिनट अगर आप लिख लेते हैं तो उससे आपका फोकस स्टेबल हो जाता है। जब देखें कि आपके हैंड की मूवमेंट बेहतर होने लगी है, आपकी हैंड राइटिंग बेहतर आने लगी है, तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड बढ़ा दें। आप फिर हैरान होंगे कि आप अब फास्ट में स्लो से भी ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस दे रहे हैं, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग बनकर आ रही है। अब घंटे आध के बाद जब आप देखें कि हैंड राइटिंग फिर से बिगड़ने लगी है, फोकस फिर से उखड़ने लगा है, 1-2 मिनट के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर स्लो हो जाएं और आहिस्ता आहिस्ता जब देखें आपकी हैंड राइटिंग फिर से स्टेबल हो गई है, फोकस स्टेबल हो गया है, आप फिर से स्पीड बढ़ा दें। तो आप इस तरह एक ही फ्लो में नीटनेस के साथ बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग बना पाएंगे। नंबर 7 है एनालाइजिंग योर हैंड राइटिंग। वक्तन फ़वक्तन रैंडमली जैसे आप लिखते हैं, आप उसका एक पैराग्राफ लेकर वक्तन आप रैंडमली जैसे लिखते हैं, उसमें से आपकी अपनी हैंड राइटिंग में से एक सैंपल लेकर, उसका एक पैराग्राफ लेकर आप उसको एनालाइज करें। आप देखें, आप स्पेसिंग को चेक करें, ये स्लैंटिंग को चेक करें, इसके तनासुब को चेक करें, उसके अलावा लाइनमेंट को चेक करें। जिस पोर्शन में ख़राबी है उसे ठीक करके दोबारा लिखें,
कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगने वाली, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। सिर्फ दोबारा जब आप लिखेंगे, जो जो आपने मिस्टेक्स की हैं आपने लिखते वक्त उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद सब स्टूडेंट्स के फॉल्टी लेटर्स जो होते हैं एक जैसे नहीं होते। कोई एस ख़राब लिखता है, कोई सी ख़राब लिखता है, कोई डी ख़राब लिखता है, कोई टी ख़राब लिखता है, कोई वाई ख़राब लिखता है। आपने फॉल्टी लेटर्स को अपनी हैंड राइटिंग में से कान से पकड़कर बाहर निकालें, लाइन में बिठा दें, इनकी करें खूब धुलाई, इनकी खूब प्रैक्टिस करें, इनको फिर आप उसे अपनी हैंड राइटिंग में एडजस्ट कर लें, फिर से एडजस्ट कर लें, आप वाज़े फ़र्क पाएंगे। उसके बाद दोस्तों, हैंड राइटिंग में किसी दूसरे की हैंड राइटिंग की कॉपी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबकी हैंड राइटिंग मुख्तलिफ है। जिस तरह हमारी वॉइस टोन्स, वॉकिंग स्टाइल्स मुख्तलिफ है, तो सबकी हैंड राइटिंग भी मुख्तलिफ है। आपको क्या करना है, अपने ही स्टाइल में नज़ाकत लानी है, अपने ही स्टाइल में इम्प्रूवमेंट लानी है, अपने ही स्टाइल में तब्दीली लानी है। जैसा आप लिख रहे हैं ठीक लिख रहे हैं, सिर्फ इन चीज़ों को मेंटेन कर लें। पेपर पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, पेन की पोजीशन, आप 3 पोजीशनें ही ठीक करके देख लें, आपकी हैंड राइटिंग कहाँ से कहाँ जाने वाली है। दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगने वाली। तो फ्रेंड्स, video has come to an end. I hope you found it helpful and interesting. I will see you in the next video. Love you all the best.